सर आपकी पहली फ़िल्म रोड टू संगम और हाल ही में परेश रावल सर ने उस फ़िल्म के लिए कहा है कि वो आज भी रोड टू संगम जैसी फ़िल्म करना चाहेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि हशमत का जो उनका किरदार था, वो किरदार उनके सबसे करीबी किरदार में से एक है। सो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? और सर जैसे कि अभी आप इमोशंस की और किरदार की इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, जो आपको कई सारा बंगाली सिनेमा से आया है। अगर हम हशमत के किरदार की भी बात करते हैं, तो वो भी एक बहुत होलसम, मेनली बेस्ड ऑन इमोशंस वैसा किरदार रहा है। तो सर रोड टू संगम की शुरुआत कहाँ से? होली के दिन मैंने एक न्यूज़ देखी थी कमाल खान साहब की। वो कोई गाड़ी का ट्रायल कर रहे थे जो 47 में गांधी जी की अस्थियाँ ले जाने के लिए काम आई थी। कैथेड्रल चर्च से संगम तक जहाँ महाकुंभ होता है। और वो गाड़ी फिर से किसी राधा कृष्ण नाम के जो म्यूज़ियम के सीईओ थे उन्होंने फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके बना दी थी। थॉट भी बड़ा था बहुत। तो उसका ट्रायल होने वाला था तो पता चला कि किसी मुस्लिम मैकेनिक ने उसका इंजन वो किया है, रिस्टोर किया है। मेरे को पता है यही बात बहुत कमाल लगी कि मैं सोचता था कि वो आदमी क्या सोच रहा होगा कि वो गाड़ी जिस पे महात्मा गांधी जी उनके प्रिंसिपल्स मुझे सब नज़र आने लग गया कि गांधीयन फिलॉसफी का सबसे बड़ा नमूना है कि एक उसका इंजन मुझे लिए इंजन मेरे लिए माता मेटाफर हो गया कि जैसे इंजन चलता है तो सब कुछ चलता है, टायर, फायर सब चलता है। और फिर वो कहानी ने जन्म लिया। मैं जिस हस्मतुल्लाह को मैं खड़ा कर रहा था और मैं जब हस्मतुल्लाह को रियल ज़िंदगी में मिला, तो मुझे पता चला कि कभी-कभी आपकी कल्पना से ज़्यादा स्ट्रेंज होता है सच। वो आदमी इतना अच्छा था, मतलब उसने जब मैं उसको मिला और उसके परिवार से मिला, वो भी अभी हयात में नहीं है, उनको भी जन्नत नसीब करे खुदा। तो पता चला कि मुसलमान हम जो फ़िल्मों में देखते हैं, हम जिनको जानते हैं, हम जिनसे पहचानते हैं, इस मुसलमान के बारे में क्यों नहीं दूसरे मुसलमानों को बताया जाता? ऐसा मुसलमान होता है जो सही में नमाज़ पढ़ता है पाँचों टाइम, जो रोज़े रखता है, जो बच्चों में वो वैल्यू डालता है, जो अपनी दुकान का नाम हिंदुस्तान इंजीनियरिंग वर्क्स रखता है और जिसके दोस्त सभी हिंदू डॉक्टर बनर्जीज़ हैं और ये हैं और कभी भी उसके साथ बात करते वक़्त वो महक नहीं आए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ यार, ये मुसलमान है। मैं उससे मिलने के बाद मैं इतना निखर गया कि मुझे समझ में आया कि ये एक ऐसी कौम है जिसको देखने का सबने अपना-अपना एक चश्मा बना रखा है और वो बेचारा कुछ भी वो नहीं जानता कि उसको किस तरह लोग देख रहे हैं। ये कहानी हस्मतुल्लाह की कहानी इसलिए बड़ी कहानी है कि मुझे लगता है कि वो साक्षात इस फ़िल्म से वो सारी फ़िलॉसफ़ी अंडरलाइन होती है गांधीयन फ़िलॉसफ़ी जिससे पूरा देश जो हमारी देश की एकता में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो मेन मूल मंत्र है, वो उस एक आदमी की बातों में मुझे समझ में आने लग गया। एंड द सेम वाज़ एक्ज़ीक्यूटेड बाय एन एक्टर because he also met him. When I narrated this to him, he also met him. I think every time he used to go to Allahabad and he used to meet him, and in every day he used to meet him. On shooting, he used to come to see that what we are shooting. And such a great guy. और लास्ट में ये बोलना कि भाई कैथेड्रल चर्च से लेके हमारे एरिया से ये गांधी जी की अस्थियाँ निकलेंगी फिर से एक बार। मैं देखना चाहता हूँ कि हम लोग जिस देश को आज़ाद कराने के लिए इस आदमी ने हमारे लिए भी लड़ाई की, हम उसके गाड़ी के पीछे चलते हैं कि नहीं? कि हम दुकान बंद करते हैं किसी के फरमान पर? तो वो बिल्कुल ऐसी बात थी जो उस टाइम बहुत आज तो पता नहीं कंट्रोवर्सी का तो बहुत शीर्ष हो जाएगा ये। लेकिन उस टाइम जब कर रहे थे तो मुझे ज़रा भी नहीं लगा था कि मैं कोई ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो कंट्रोवर्शियल है। मैं एकदम सच्ची बात करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों की इंटेंट में सच्चाई थी, इसके लिए कैरेक्टर में भी वो सच्चाई दिखती है। और शायद वो अभी तक उससे इसलिए नहीं उभर पाए हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर एक बार आप जब प्ले करते हैं तो वो भी आपको बहुत कुछ दे जाता है। मुझे याद है उन्होंने कहा था कि उनके जीवन में 3 ऐसे बड़े रोल हैं जो सरदार, केतन मेहता एंड तमन्ना, महेश भट्ट एंड रोटू संगम अमित राय। मतलब ये दोनों तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मैं तो अभी चौथी पास वो सब पीएचडी वाले हैं। लेकिन इतना कहना ही बहुत बड़ा था उनके लिए, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनकी सेहत बनी रहे, इस तरह काम करते रहें, वो मेरी शुभकामनाएँ। सर क्या परेश सर फर्स्ट चॉइस थे आपकी? रोटू संगम के लिए हुँ। या ही वाज़ द फर्स्ट चॉइस। मैं पहले ही 9 मिनट में उनको नैरेट किया था, तब मैं कुछ नहीं था, मैं ऐसे ही
ऐसे हवाई चप्पल में उनसे मिलने गया था और उनको लगा था ये कौन है मतलब हुँ। किसी कौन मित्र के थ्रू उनसे पहचान हुई थी, पूनम जी नाम था उनका। उन्होंने बोला आप उनसे बात कीजिए, मैं उनको पैसे देती हूँ, हम लोग कर सकते हैं फ़िल्म। उनको फ़िल्म पसंद आई थी। तो बोले एक्टर अगर आ जाएगा तो हम लोग कर लेंगे ये फ़िल्म। तो उन लोग वो तभी किसी रंग-रसिया की शूटिंग कर रहे थे शायद, केतन मेहता की फ़िल्म की शूटिंग। सेट पे उन्होंने बोला मैं बहुत बिज़ी हूँ, रात की शूटिंग थी। तो बोला आप 9-10 मिनट में मुझे समझा दीजिए अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं बोलता हूँ। 9 मिनट सुना उन्होंने फिर वो किसी को कहा कि यार कॉस्ट्यूम का जब तक ट्रायल होता रहे बाकी लोगों का मैं आधा घंटा मेरे को दे दो। 2 दिन बाद उन्होंने गोवा तभी फ़िल्म फेस्टिवल चालू था, मैं गोवा गया, नरेट की। वही वैनिटी में दूसरी तरफ ओम जी बैठे थे, उन्होंने उनको भी सुना दिया। एक ही दिन में 2 एक्टर साइन हो गए, क्या फ़िल्म बात बन गई। देखा जाए तो मेरी दूसरी फ़िल्म ज़्यादा संघर्ष में है, पहली फ़िल्म तो बहुत जल्दी बन गई। सर आपकी एक और फ़िल्म है रॉ मटेरियल जो रियल लाइफ़ इवेंट से इंस्पायर्ड है। काफ़ी मार्मिक संवेदनशील और बेहद खूबसूरत है। So when it comes to writing a film, from where do you draw inspirations? Of course, one is real life events जैसे Oh My God 2 भी एक आपकी निजी घटना से आपको प्रेरणा मिली थी Oh My God 2 की राइटिंग के लिए। रोड टू संगम भी आपने एक न्यूज़ के थ्रू बनाई। फिर रॉ मटेरियल भी उल्लासनगर की एक कहानी पर बेस्ड है। One is real life events. What are more inspirations that you draw? आई डोंट नो मैं कहानी कोई बोलता रहता है, कोई कुछ बोलता रहता है, मैं सुनता रहता हूँ और अगर मैं मुझे वो बहुत ही मार्मिक लगती है और ऐसा लगता है कि ये क्या है? तो मैं उससे बाहर नहीं निकल पाता। मैं उस फिर उसके उसके दुःख में चला जाता हूँ, उसके सुख में चला जाता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष से भी जुड़ता हूँ, तो अगर मुझे उसका कुछ पता चल जाए और ऐसा पता चल जाए, तो फिर मैं उसके साथ चला जाता हूँ और उसी के साथ रुक जाता हूँ कि हाँ, वो एक पल वो शेयर कर जाता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी भी एक यात्रा पूरी हो। रॉ मटेरियल ऐसे ही मेरे घर में किसी ने बताया था कि गली में कुछ बच्चे इंडियन आइडल का कार्यक्रम कर रहे हैं। इंडियन आइडल उसमें जब 1 या 2nd ऐसा हुआ होगा। तो उसमें वो बहुत बड़ा प्राइज़ रखा था उन्होंने। तो हम एरिया के बच्चे गाना गा रहे हैं, मतलब कमाल बच्चे क्या गा रहे हैं, मतलब ऐसे ही वो लोग माइक ऐसा Water. ग्लास और बॉटल ऐसे पकड़ के गाते हैं और कुछ भी गाते हैं और ₹1-1 ₹2-2 ₹5-5 इकट्ठा करते हैं। तो पता चला क्यों कर रहे हैं, तो एरिया में कोई एक एम्ब्रॉयडरी करने वाला आदमी था, उसका बच्चा हॉस्पिटल में था, वो हॉस्पिटल वाले बच्चे दे नहीं रहे थे उसको। ₹12,000 उसका बिल था उस टाइम। ₹12,000 बहुत था उस टाइम और उसका एम्ब्रॉयडरी का काम चल नहीं रहा था क्योंकि उस टाइम सूरत में एक स्ट्राइक हुआ था टेक्सटाइल मिल का, तो कपड़े आ नहीं रहे थे। तो 1 महीने तक उल्लासनगर में स्ट्राइक थी कपड़ों की और ये एम्ब्रॉयडरी करता था, उसका रोज़ का काम था एम्ब्रॉयडरी करो, पैसे लो और घर चलाओ और उसी टाइम उसको बच्चा हुआ था। उसकी माँ जो थी वो उसको दूध गिरता था तो वो जाती थी तो हॉस्पिटल वाले दूध पिलाने तो देते थे लेकिन बच्चा नहीं दे रहे थे वापस। बोला पे करोगे तभी लेके जा सकते हो। वो छोटे बच्चे को लगा कि हम लोग ये करके ₹12,000 इकट्ठा कर लेंगे। उसने 11 एक ₹1,000 इकट्ठा कर भी लिया था। मुझे लगा अरे क्या बात है! बाद में फिर एरिया के लोगों ने पैसा बच्चा आ गया वापस। लेकिन वो मेरे साथ चिपका रहा कहानी। 1 साल बाद मेरे को लगा मैं यही कहानी पहले करूँ। ये कहानी फिर एनडीटीवी गुड टाइम्स पे दिखाई। तो मुझे तब इतना विश्वास नहीं रहा। मेरे को लगा हाँ, एक सिंपल सी कहानी है जो एरिया में घटी है, मैंने उसको लिखा है अपने हिसाब से। मैं मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था लिखने का और ये करने का। और तभी शॉर्ट फ़िल्म का ऐसा ये नहीं था कि बूम था। बहुत मुश्किल से शॉर्ट फ़िल्म बनी, उसको ही पैसे लगते थे और फिर ऐसे स्लम में जाके फ़िल्म बनाना और सारे बच्चे मैंने वहीं से लिए थे, कोई भी एक्टर नहीं। तो श्रीराम राघवन जी ने उन्होंने वो फ़िल्म देखी थी, वो जज करके और वो मेरे इंटरव्यू के लिए था। मुझे लगता है इंस्पिरेशन बहुत बड़ा है श्रीराम राघवन भी, कि उन्होंने फ़िल्म देख के बोला कि मैंने ना माजिद मजीदी की फ़िल्म देखी और तुम्हारी फ़िल्म देखी, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। मुझे लगा माजिद मजीदी चिल्ड्रन ऑफ हेवन वाले डायरेक्टर और ये मुझको उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो उस टाइम तो मुझे लगा कि हाँ, वो उत्साह देने के लिए सीनियर फ़िल्म मेकर्स यंग ब बडिंग फ़िल्म मेकर्स को तो बोलते हैं। लेकिन बाद में जब कालांतर में मुझे कभी 5 साल में 7 साल में मिलते रहे तो उनको ये फ़िल्म याद थी। अभी कुछ साल पहले भी एक बार इन्फिनिटी के बाहर बैठे थे, वो मेरे को मिले तो वो बोला कि मुझे अच्छी तरह से याद है अमित। और मैंने उनका काम अंधाधुन देख के उनसे बात की बहुत देर तो मैं उनको बहुत बड़ा फ़िल्म मेकर मानता हूँ। लेकिन उनका ये बात कहना मुझे समझ गया कि माजिद मजीदी में जो इमोशन का जो धागा है, बिमल रॉय में जो इमोशन का धागा है, अगर उसी रंग का मैं कुछ बना पाया तो भी मेरे लिए बहुत हो गया। तो मैं कोई ऊँची छलांग मार के चाँद पे जाने की बात तो सोच नहीं रहा। मैं यहीं पर अगर छलांग मार दूँ और चाँद जैसा कुछ कर जाऊँ तो भी मुझे चल जाएगा। लेकिन अगर वो सामान्य जनमानस तक पहुँच जाए और उससे कुछ फ़र्क पड़ जाए। ओह माय गॉड भी वही है। किसी एक बच्चे को स्कूल से आप प्रेस्टिगेट करते हो, कोई बच्चा टेक्निकली
इतना साउंड है कि वो टेक्नोलॉजी को ऐसे क्रैक कर ले रहा है, तो आपको डर लगने लगता है कि कल कोई क्या करेगा। और ओह माय गॉड के मुझे लगता है 1.5 साल बाद, 2 साल बाद एक सीरीज़ आई है एडोलेसेंस की, सेम, उसमें भी एक बच्चा है, एक बाप है, हुँ। और लोगों ने फिर बात करना शुरू किया। कमाल है, उस पे सेंसरशिप नहीं लगा, हम पर सेंसरशिप लगा। ओह माय गॉड 2 की हम बात कर रहे हैं। तो ओह माय गॉड 2 पंकज त्रिपाठी जी एंड मिस्टर अक्षय कुमार। वी वांट टू हियर इट ऑल। हाउ डिड इट स्टार्ट? नहीं, कमाल की बात है कि अक्षय कुमार एक एनिग्मा है, आप उसको डिकोड नहीं कर सकते। सडनली आप देखोगे टॉयलेट एक फ़िल्म का था सुपर हिट, फिर आप देखोगे हाउसफुल। कभी उनसे पूछो तो बोल रहे यार अगर मैं वो फ़िल्म नहीं करूँगा ना तो ये भी नहीं कर पाऊँगा, वो उससे पैसे मिलते हैं फिर मैं यहाँ डालता हूँ। सबका अपना-अपना जीवन जीने का तरीका है। उ उस पे मैं पर्सनल टिप्पणी तो किसी को भी करने की ज़रूरत नहीं है और ना करनी चाहिए। हुँ। हम सब एक ही क्षेत्र में हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने काम किया है, मैं काम कर भी रहा हूँ। तो जो कहानी आपने 8, 9, 10 प्रोडक्शन हाउसेस को सुनाई और किसी को समझ में ना आई हो और वो 3.5 4-4 घंटा आपने सुनाई, पूरी पढ़ के डायलॉग के साथ, एनैक्ट के साथ, और फिर लोगों को लगा ये पोर्नोग्राफी जैसी फ़िल्म है या चाइल्ड अब्यूज़ की फ़िल्म है या बोल्ड फ़िल्म है या कंट्रोवर्शियल फ़िल्म है या एक और कुछ वर्ड था, वल्गर फ़िल्म, गोर एंड वल्गर। और वो कहानी सिर्फ़ 15 मिनट के नैरेशन में एक एक्टर बोलता है, "दिस इज़ गुड, आई एम गोइंग टू डू दिस।" मुझे लगा अरे! आपके ही साथ वाले लोगों ने में कई लोगों ने ऐसे बोला है तो मुझे लगा ऐसे ही बोला होगा उन्होंने। फिर दूसरे कमरे में ले जाके बोला कि हाँ, ये ऐसे है और ये बाप ऐसे-ऐसे है, ये ऐसी यही कहानी है, हम कल फिर से पढ़ते हैं। मैं समझ गया कहानी क्या है। मैं बोला चलो अच्छी बात है। एंड द जर्नी स्टार्टेड। मतलब कई बार मैं थोड़ा ऐसा डरा हुआ था कि कैसे करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुमको जैसा करना है तुम करो ये। अगर तुम ओपनली करना चाहते हो और बाथरूम में शूट करना चाहते हो शूट कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला मैं इसको एस्थेटिकली शूट करूँगा क्योंकि बच्चा जिस टॉपिक की बात करेगा इफ यू आर शाइंग अवे फ्रॉम द कोर ऑफ द टॉपिक हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इट? हुँ। तो बोला फिर कोर्ट में भी जब प्रेज़ेंट करोगे फिर कैसे करने वाला? बोला मैं तो ये म्यूरल दिखाने वाला हूँ, जो खजुराहो में बिकता है। तो ये प्रोड्यूसर के लिए बहुत बोल्ड डिसीज़न है, हुँ। क्योंकि पैसे डालने हैं उसने 50-60 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा होता है वो पैसा। और वो करने के बाद भी ये भी मालूम नहीं है कि ये बाहर निकलने के बाद लोग उसको कैसे रिसीव करेंगे। और फिर वो स्तर दर स्तर जब आगे बढ़ता गया और पता चला कि अभी तो पहले यहाँ फँसेगी ये, जहाँ महामहिम रोशन जोशी ने कहा कि ये बैन करेंगे फ़िल्म। सीधे बैन। सीधे बैन करेंगे, क कट भी नहीं, बैन करेंगे। और फिर उससे भी उभर कर वहाँ भी हाथ पे हाथ पकड़ के खड़े रहना कि नहीं हम खड़े रहेंगे, हम लोग बात करेंगे। कोर्ट नहीं जाएँगे। ये नहीं दिखाने जाएँगे कि हम इसमें हम हमारी आस्था नहीं है सेंसर में। हम सेंसर के साथ ही बात करेंगे। मॉडिफ़िकेशन हुँ। 1 महीने तक डेट नज़दीक आ रही है, पैसा डूबने वाला है, हो सकता है कि वो सब छँट जाए, कट जाए। लेकिन फिर ऊपर महाकाल ने हाथ पकड़ रखा था और वो फिर फ़िल्म आई और फिर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ वो डेमोक्रेटिक फ़िल्म थी। पब्लिक ने देखी और फिर पब्लिक ने सर पे बिठा लिया। क्योंकि जो मुझे दिख रहा था वो एक और आदमी को दिख रहा था। ये पंकज त्रिपाठी की सौम्यता ही है चेहरे पे कि जब वो कालीन भाई करता है, जब वो कांतिशरण मुद्गल करता है, वो व्यक्ति अलग हो जाता है। हर पात्र में जब वो उतरता है, तो वो अपनी सौम्यता अपने टैलेंट के साथ उतरता है और पता नहीं वो क्या जादू करता है कि जब वो बात करता है तो आप उस पे विश्वास करने लग जाते हो। इस फ़िल्म में जितने लोग मुझे मिले, वो ये कह रहे थे कि यही डायलॉग अगर आप किसी और को दे दो, तो ये वल्गर लगने लगेगा। सत्यम शिवम सुंदरम का वर्णन जो वो करते हैं और वो ज कोई दूसरा एक्टर करेगा, जिस तरह हिंदी में वो करते हैं, कोई और नहीं कर पाएगा। और ये मुझे देखते बाद में विश्वास हो गया क्योंकि सेट पे भी मैंने जब देखा था, उसके चेहरे पे जो तेज था हुँ। और जिस तरह वो बोल रहे थे, वो पूरी तरह से उसमें घुले हुए थे। जबकि एज़ एन एक्टर उनमें ये भी था कि जब वो सब कुछ पढ़ने के लिए मटेरियल गया, तो पहले उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम अगर बोलते हो कि तुमने नहीं लिखा, ये उपनिषद में लिखा है, ये गीता में लिखा है, तो मुझे एक बार ना इसकी कॉपी दिखा दो। मैं श्योर हो जाऊँगा तो ही मैं बोलूँगा, नहीं तो कल को ऐसा ना हो जाए कि तुम पर तो कोई आँच नहीं आएगी, मैंने बोला है तो लोग मुझे पकड़ लें। तो ये पहले उन्होंने ही he made sure that कि he read those literature and once he was convinced फिर उसने भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा।
अब मुझे लगता है ज़िंदगी में नहीं छोड़ेगा, अभी भी जो फ़िल्म की है तो उन्होंने बगैर कोई पैसे लिए बोला मैं करूँगा काम। 8-10 दिन कोई भी काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को करना है तुम्हारे साथ काम। तुम कोई अच्छी कहानी कर रहे हो तो मैं करूँगा। और वो आके बगैर किसी लव-लज़्मे के, बगैर वैनिटी-फैनिटी के आराम से आके बिहार में शूटिंग करके जो आपकी अपकमिंग फ़िल्म है, जो अभी आएगी धर्मा। धर्मा। एक लाइन में सर धर्मा क्या है? कुछ नहीं ये हम जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ, एक समतोल है मनुष्य और जानवरों का, तो हम लोग किसी एक बच्चे और 250 कुत्तों के साथ आएँगे, क्या जो बात! लोग अपना धर्म निभाएँगे। यू आर गोइंग टू टच अ लॉट ऑफ हार्ट्स या दिस कोशिश तो वही है कि लोग देखें तो फिर वही बात आती है कि करुणा, कि मैं अपना धर्म कर रहा हूँ कि नहीं, अपना धर्म निभा रहा हूँ कि नहीं। अगर जानवर निभा रहा है तो मैं निभा रहा हूँ कि नहीं। आप कभी रणथंभौर जाएँगे ना, आप केला फेंकिए, आप किसी बंदर को ना झगड़ के केला लूटते नहीं देखेंगे, ऐसे लाइन से बैठ के केला खाते। मैंने देखा है वो चित्र, मैंने अपने सामने देखा। 70 बंदरों को मैंने एक ही मेड़ पे पत्थर के लाइन से बैठ के केला खाते देखा है, कोई बीच में हाथ नहीं डालता। आप अभी रोड पे जाके वड़ा पाव बाँट के देखिए, आपको पता चल जाएगा मनुष्य किस तरह बिहेव करता है। हुँ, तो वो बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं, बहुत बड़ी फ़िल्म है। एंड सर व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट इट? हाँ, अभी 1-2 महीने में ही सब तैयार तो हो गए हैं। और हमें थिएट्रिकल अच्छी तारीख हाँ, थिएट्रिकल हम थिएट्रिकली आने वाले हैं। क्या बात है! हम लोग हम हमारे फ़िल्म में से 250 स्टार हैं। हम कुत्तों को स्टार ही बोल रहे हैं। वो आपको ऐसा ऐसा कुछ कारनामा दिखाने वाले हैं, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इंडियन सिनेमा में। एंड दे आर इंडियन ब्रीड? ऑल इंडियन ब्रीड्स ऑल इंडियन या ब्रीड. इंडी डॉग। So if I'm not wrong, you also have a pet which is an indie. हाँ, उसका नाम ऑस्कर है। वही जीवन में प्यार लेकर आया है। सब कुछ उसी ने बदला जीवन में। और ऑस्कर भी धर्मा में है। ऑस्कर विदर्मा में एक छोटे से रोल में। सर जब ओ माय गॉड 2 की बात चली थी, जब लोगों को पता चला था कि ओ माय गॉड 2 बन रही है, तो बहुत सारे लोग परेश रावल सर को ही एक्सपेक्ट कर रहे थे इन द सीक्वल ऑफ ओ माय गॉड. But then we were surprised with Mr. Pankaj Tripathi. So, sir, what went on at the back end? I don't want to comment on that. They both are very good actors. Now to compare two actors at the same time for the same role, I don't know. Something must be there behind the curtain between the producer and an actor, which Mm. I was not the part of. Okay. वो हर बार होता ही है, एक सीनियर एक्टर हो, एक सीनियर एक्टर प्रोड्यूसर भी हो। वो किस मैथमेटिक्स में फ़िल्म करना चाहते हैं, वो तो ऐसे तो मुझे समझ जाता है। Mm. लेकिन आई डोंट नो व्हाट वाज़ द रीज़न, एग्ज़ैक्ट रीज़न। लेकिन अगर वो करते तो वो भी अच्छा ही करते, मैं इतना तो विश्वास से कह सकता हूँ। जी सर। सर सर आपके जीवन को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि भले ही वो भैरव रिक्शा ड्राइवर हो या लालू टीवी वीसीआर वाले हो या स्टेशन मास्टर त्रिपाठी जी हों। आपके जीवन के हर स्टेज पर किसी न किसी ने आपके जीवन प्लस आपकी फ़िल्म मेकिंग को इंस्पायर किया है। So when we talk about journey, what how would you like to educate us on life, films, and how people walk in your lives for some reasons which you don't know, which you come to know later? देखिए कैसा है ना, ये जिसने ये दुनिया बनाई है ना, वो दुनिया बहुत अच्छी तरह चलाना जानता है। वो उसको रिवाइव कर के 2.0, 3.0 नहीं करता। उसने पहले ही एक फुल प्रूफ दुनिया बना दी है। हमने उसको थोड़ा टोड़ा-मरोड़ा है तो उसका हम फल भी भुगत रहे हैं। Mm. इसी तरह अगर दुनिया है तो फिर व्यक्ति विशेष को भी जो आधारिक जो गुण दिया है ना, जिस वलय में उसको डाला है, वो भी ऊपर वाला अच्छी तरह से जानता है। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। I agree. आप किसी को मिलते हैं और वो हमेशा आपको सिग्नल देता है। आप अगर बहुत ध्यान से अपनी सजगता के साथ अपनी इंद्रियों को खोल कर रखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी दिन कोई आदमी, क्योंकि देखिए कोई नौकरी छोड़ के आता है, आपको नौकरी मिलती है। आपको कभी नहीं पता चलता जो नौकरी छोड़ के गया था वो क्यों गया था। ये भी हो सकता है कि उसकी माँ बीमार थी और नौकरी छोड़ के गया तो आपने उसकी नौकरी छीन ली। तो आपको लगेगा ये कौन चलाता है दुनिया? किसी बेचारे का बुरा हो गया, मेरे को नौकरी दे रहे हो आप। नहीं, उसको पता है क्या करना है। वो सही समय पे जैसे आप रेडियो का कोई गाना बजाते हैं, आप इसी कमरे में बैठे रहें और ज़िंदगी भर वो रेडियो बजाते रहें। आप कभी वो गाना नहीं सुन पाएँगे जो आकाशवाणी 101.8 पे चल रहा है। वजह क्योंकि आपने अपने को ट्यून नहीं किया है।
8 साल बाद, 9 साल बाद, कभी एक टाइम पे, किसी एक समय पर आपने हल्के से वो ट्यून कर दिया और वो 101.8 पे चला गया। तो आपको लगा ये तो मेरे पसंद का गाना बजा रहा है और आपको झटका लगता है, अरे बेवकूफ! तुझे पता ही नहीं था, वो हमेशा से तेरे पास ही था। किसी एक दिन डेस्टिनी ने तेरा मुँह उस तरफ करके तेरी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी और तुझे पता चल गया, अरे! यही तो है वो। और फिर आपको लगता है, अरे यार मेरे को मैंने देखा क्यों नहीं, मैंने पहचाना क्यों नहीं, मैंने समझा क्यों नहीं? क्योंकि जब उसको जो करना होता है वो तभी करता है। इसका कुछ देना होगा वो आपके थ्रू दिलवा देगा, किसी का कुछ देना होगा कोई दिलवा देगा। मैं जब रोटू संगम करने चला था तो मैं परेश भाई को लेके ओम जी को लेके चला था। ओम जी आधे रास्ते मुझे अकेला छोड़कर चले गए दुःख देकर। लेकिन पूरी कथा में एक व्यक्ति और था जो सब लोग चले गए थे लेकिन वो हमेशा टिका रहा। उसका नाम पवन मल्होत्रा। वो हर जगह जहाँ भी फ़िल्म करे वहाँ मुझे ले जाके मेरे पीआर की तरह मुझे प्रमोट करे क्योंकि उसको लगता था कि हाँ, मेरे में कुछ है। वो मेरे को मानने लग गया, प्यार करने लग गया। मुझे नहीं मालूम था ये व्यक्ति कहाँ से आया। मेरे जीवन में दूर-दूर तक कोई जबकि मेरी उसकी पहली मुलाकात झगड़े वाली मुलाकात है, वो फ़िल्म करने को तैयार नहीं थी। अच्छा। किसी पैसों के कारण फ़िल्म करने को तैयार नहीं था। गोविंद नामदेव जी ने फ़ोन करके बोला तो उन्होंने फ़िल्म की और फिर उसके बाद जो दोस्ती हुई वो ऐसी दोस्ती हुई जैसे बाप-बेटे की दोस्ती हो जाए, भाई की दोस्ती हो जाए। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो वो उन्हीं की वज़ह से है कि उन्होंने कहीं रिकमेंड किया, कहीं जाके बात की, उस प्रोड्यूसर के पास गए और इसी पुलिस के साथ आप काम कर रहे थे। ऐसी एक जगह बेचारे ने नहीं छोड़ी थी जहाँ वो मेरे को रिकमेंड ना करे। लेकिन मैं जब देखता हूँ यार ये कौन व्यक्ति है? ये किस समय वो इतना 36 का आंकड़ा होने के बाद भी आके फिर से मेरे जीवन में आके बैठ गया। देखा जाए तो कोई बोलेगा कि आप परेश भाई ने आपको कहीं रिकमेंड कर दिया। परेश भाई तो सारे शीर्ष के प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हैं। तो आप अगर कोई बाहर से देखे उसको लगेगा हाँ, वो तो परेश भाई इतना प्यार करते हैं तो कहीं भी रिकमेंड कर दो। परेश भाई फ़िल्म भी करना चाहते हैं साथ में। लेकिन एक और व्यक्ति है जिसका लेकिन वो लाइन में खड़ा है वो आपके लिए कुछ कर आपको कभी नहीं पता चलेगा, कौन अपने घर में आपके लिए प्रार्थना किया है कि आपको ये सामान मिल गया है। वो अगर पता चल जाएगा तो वो ऊपर वाला उसकी उसका कुछ ये रह ही नहीं जाएगा। डेस्टिनी ऐसे ही करती है। किसी ने एक दिन वीडियो कैसेट पिताजी के हाथ में दिया, 10,000 रुपए लेकर भाग गया था। हमने वो पापा ने हमारे गोद में रख दिया। हमने वीसीआर चलाना शुरू कर दिया। फ़िल्मों ने इंस्पायर कर दिया। वो कैसे लिंक्स ब्रेक। फिर देखते हैं फिर लेकिन वीसीआर खरीदने लायक हुए कैसे? तो पापा कहाँ से आया? तो किसी एक आदमी ने दूध देते किसी के बच्चे के सर पे हाथ रख के 12 साल के बच्चे पे कह दिया, "अरे तू तो हीरो लगता है राय, बम्बई आ जा।" वो लड़का भाग के बम्बई आ गया। त्रिपाठी जी ने एक एक आदमी को सिर्फ़ पकड़ा और उसकी पूरी वंशावली में आज यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ। उसके वो जितने परिवार के बच्चे-वच्चे हैं वो कहीं देखते होंगे तो बोलते हैं यार हमारे पापा ने किसी के लिए इतना अच्छा किया है। वो मैं मान रहा हूँ कि हाँ, उसका देना नहीं दे सकते। अगर वो नहीं उस दिन पापा का हाथ पकड़ देते तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। हर डब्बे पे भगवान वो व्यक्ति विशेष चुन लेता है, आपके लिए भी मेरे लिए भी और फिर वो आपके अंदर भाव जगा देता है। आपके अंदर वो भाव जगा देता है कि आपको कुछ करना है और फिर वही धागा पकड़ के आप चलते हो। अगर वो नहीं सुनते हो आप, तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन वो सुना देगा आपको, वो आपको सुना देगा, उसको मालूम है इसको सुनाना है, वो छोड़ेगा नहीं और फिर वो इशारे करता है आपको। इतने बिज़ार इशारे करेगा आपको कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि क्या है मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही जगह पे 2 व्यक्ति आके सामने बैठ गए और वो जैसे मैं अगर बिज़ार बोलूँ, बिज़ार इशारा ये था कि मैं मेरे पास जेब में मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपए थे। मेरे गुरु ने मेरे को कैमरा दे दिया और बोला रेकी करके आ जाओ रोटू संगम की। मेरे पास कोई एक्टर नहीं था, मैंने कहानी लिख ली थी, मेरे को सिर्फ़ इलाहाबाद देखना था यहाँ शूटिंग हो सकती है कि नहीं। और मैं ₹2,500 लेके चला गया इलाहाबाद और मैंने वो जनरल टिकट कटाया ₹212 का, 3 टायर एसी का। जाके सीट पे बैठा उसने बोला सामने वाला बैठा था उसके पास भी सेम टिकट था, एग्ज़ैक्टली सेम टिकट था। कैसे मुमकिन है एक ही टिकट 2 लोगों के पास हो? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सी कोबोल, सी, जावा सब धरे के धरे रह गए। 64 की सीट, बी2 की सीट, बी2 अपना एस9 की सीट, एस9 की सीट। मैं उसको बोल रहा हूँ भैया बोला हाँ सेम मेरे पास भी वही टिकट है भैया। मेरे पास भी वही टिकट है यार। अब आपका 32 घंटे का सफ़र था उस टाइम, अभी तो 24 घंटे होगा। 32-36 घंटा आपको जाना है उस गाड़ी में बैठ के, कैसे जाएँगे आप? मैं बोला अरे यार! जतरा ही खराब हमारे घर में बोलते हैं जतरा ही खराब हो गई। लेकिन मेरे मन में था नहीं यार निकले अब चलो बस। आधे घंटे बाद टीसी आता है और बोलता है A1 3 नंबर सीट, फर्स्ट क्लास एसी। लालू जी ने उस टाइम नया रूल लाया था, अगर किसी को टिकट मिलती है और वो क्लैश होता है टिकट, तो वो अपग्रेड हो जाएगा। अपग्रेडेशन का रूल का पहला एग्ज़ाम्पल मैं
मुझे A1 मैं कभी जिस बोगी को मैं देखता भी नहीं था कि हमारे लिए नहीं है, उसमें आप गए, उसने आपको टॉवल दिया, चादर दिया, बिछा के वो सीट पर 2 ही बर्थ में मतलब य यहीं मैंने उनको बोला कि आप मैं पैसा नहीं दे सकता, बोला नहीं, आपका अपग्रेड हो गया है टिकट, लालू जी ने आपका टिकट अपग्रेड कर दिया है। तो मुझे लगा मुझे पैसे देने पड़ेंगे और फिर उस सीट पर मैं सो नहीं सका। हुँ। मुझे तभी पता चल गया था कि ये फ़िल्म होगी। मेरे कान में कह दिया गया था ये फ़िल्म होगी, कुछ भी हो जाए। भले उसके 1 दिन 1 साल बाद फ़िल्म 25 लाख देने के बाद रुक गई, मुझे फिर भी पता था ये होगी। क्लाइमेक्स में 1000 20,000 लोग चाहिए थे, क मेरे पास कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं था। आप फ़िल्म खोल के देख लीजिए उसमें जब गाड़ी चलती है पीछे कोई भी जूनियर क्राउड नहीं है। पूरा शहर उसके पीछे चल रहा है बगैर फ्री में, कम से कम 10,000 वो फ़िल्म होनी थी, वो लिखा हुआ था होनी थी। सेम मुझे भी ओह माय गॉड! को भी पता था ये होगी, नहीं तो 5 साल पहले मैं महाकुंभ शूट करके नहीं आया था। मेरे कान में जब वो कह देता है ये हो जाएगा तो फिर मैं चल देता हूँ। तो वो जो लोग व्यक्ति विशेष है वो डेस्टिनी आपको आपको वो पढ़ने आना चाहिए कि आप वो सुन रहे हैं क्या कान में? और अगर आप उतने ईमानदार हैं, उतनी शिद्दत के साथ आपने उसका हाथ पकड़ रखा है, वो आपका हाथ नहीं छोड़ता। हाँ, बशर्ते कि आप बेईमानी ना करो, आप झूठ का दामन ना पकड़ो। लोग बोलते तो हैं लेकिन उनको खुद को पता होता है कि हमने बेईमानी की है कि नहीं की है। वो आप अपने आप से तो बोल ही देते हैं सोते वक़्त कि नहीं यार, आपके साथ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपने बेईमानी की थी, आपने धोखा दिया है किसी को। तो सबके अंदर होता है। So गूज़बम्प्स आ रहे हैं। अम, सर आपकी फ़िल्मों को जब देखते हैं, तो उनमें कुछ अनकहा, अनसुना, अनदेखा होता है। अनदेखे को आप दिखा देते हैं, अनसुने को आप सुना देते हैं और अनकहे को कह देते हैं। So how do you amalgamate all these things and the magic flows so smoothly? आई डोंट नो मैं ये हर जगह कहता हूँ कि लोग बोलते हैं मैंने फिर ये कहानी लिखी, मैंने वो कहानी लिखी और फिर मेरे दिमाग में ये आया, फिर ये लिखा, वो लिखा। मेरे को ये बहुत ही स्टार्किंगली पता है Mm. एंड आई फर्मली बिलीव आप किसी कहानी को नहीं लिख रहे हैं। ये सब कुछ लिखित ऑलरेडी है ये। क्योंकि आपका कैमरा इस तरफ लगा हुआ है ना, जिस दिन कैमरा उस तरफ लगेगा आपको पता चलेगा कहानी इस स्पेस में है, जो साँस लेती है, जिसको रंग है और वो चुनती है कि मैं किससे लिखवाऊँगी खुद को। मैंने तारसेम के लिए कहानी लिखी थी डियर जस्सी। पंजाब में एक लड़की की हत्या हुई थी 20 साल पहले उसके परिवार के लोगों ने उसकी माँ ने स्वयं उसकी माँ ने उसको मारा। वो कहानी मेरे पास अपने आप चल के आई थी। वो मेरे को लगा उस लड़की ने मेरे कान में कहा कि मेरा गला रेत दिया गया ताकि मैं अपनी कहानी किसी को ना बता सकूँ। मेरे प्रेम की कहानी कोई कोई ना जाने। तुम कुछ ऐसा लिख जाओ कि सारी दुनिया फिर वो टिफ़ में उसी साल बेस्ट फ़िल्म हुई। मैं वहाँ खड़ा होके सोचता रहा फिर मैं उससे पीछे आया तो मैंने देखा कि ये कहानी मैंने लिखी नहीं है। इतने जिसमें जो प्रेम भरे डायलॉग हैं और जो भी जितनी इमोशन के साथ आया है, मैं स्वयं उतना प्रेम वाला हूँ क्या व्यक्ति? मैं इतना प्रेम कर सकता हूँ क्या किसी का जितना उस लड़की ने किसके साथ किया, अपनी जान तक दे दी है। तो मैं देखता हूँ मैं वैसा नहीं हूँ। लेकिन फिर वो जो मुझे दे गया अंदर, वो तो अब मेरे से नहीं छीन सकता कोई। वो कहानी ने ढूँढ लिया था। कहानी एक्चुअली आपको लिख रही है, आप कहानी को नहीं लिख रहे हैं। मतलब जब मैं फिर से अपने उपनिषद खोलता हूँ, मैं फिर से कामसूत्र का किताब खोलता हूँ, मैं फिर से वेद खोलता हूँ और जो लाइनें मैं सुनता हूँ, फिर मुझे लगता है इतनी बड़ी संस्कृति, जब ये लाइन कहता हूँ मैं कि जब सारी सभ्यता सिर्फ़ करवट ले रही थी या दौड़ रही थी, तो मैं उसमें विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ के जाना है उसको। मैं ऐसे ही हवा में डायलॉगबाज़ी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं उसमें विश्वास करता हूँ सभ्यता में, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो जब वो अनकहा है, वो अनकहा इसलिए लोगों के लिए क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है वो। मैं तो जो बात कही हुई है, मैं फिर से वही कह रहा हूँ। पात्रों के माध्यम से कह रहा हूँ सिर्फ़। तो मुझे लगता है कि वो अगर हम फिर से पीछे जाके खुद ही अपना संस्कृति खोल के देखेंगे, आप जाके देखिए आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। सनातन होने के साथ-साथ आप कौन हैं? क्यों इतना कुछ हमला होने के बाद भी आपकी शक्ल ही नहीं मिट रही? सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-ज़मां हमारा और फिर भी हमारी संस्कृति मिटती नहीं। क्या रीज़न है? वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि किसी चीज़ पे इबारत में नहीं लिखी गई है, ये वे ऑफ़ लाइफ़ है। ये हमारे अंदर इम्बाइब किया हुआ है। हम किसी किताब को पढ़ के नहीं मान रहे हैं जीवन। वो मुझे ऐसे फ्री कर देता है कि मैं किसी को भी गले लगा लेता हूँ। मैं वो दूध हूँ उसमें आप कुछ भी डालो, आप घुल जाओगे उसमें, उसका स्वाद ले जाऊँगा मैं। तो रिलक्टेंसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं इस तो ये जितना भी अनकहा, अनसुना है वो सब इसी ने दिया है मुझको।
उस निर्विकार ने ही दिया है मुझको। तो वही वो झलकेगा ही झलकेगा, आप उससे बच नहीं सकते। हाँ, अगर फिर मैं फिर ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं मानता हूँ कि बेईमानी सही है, गंदगी सही है, मैं स्त्रियों की इज़्ज़त नहीं करता और फिर अगर मैं इस पेशे में आता हूँ तो मेरी फ़िल्मों से वही झलकेगा, दूसरा कुछ नहीं झलकेगा। उस फ़िल्म में ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ बेटे को बहुत प्यार कर रही है और बच्चा रो रहा है, माँ भी रो रही है। मैं उसमें विश्वास ही नहीं करता हूँ तो कैसे करूँगा? मैं जब मानता रहूँगा कि मैं अपनी पत्नी की इज़्ज़त करता हूँ, तभी मेरे को फ़िल्म पसंद आएगी जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी के साथ मंत्रीगत फ़ोटो ना निकालने पे पूरी फ़िल्म खड़ी कर सकता है। जिसको आप सो कॉल्ड कमर्शियल फ़िल्म बोलते हैं लेकिन उसमें एक छोटा-सा धागा है कि अपनी पत्नी की इज़्ज़त के लिए वो मंत्री जिसने फ़ोटो नहीं खिंचाई है, वो उसको ज़मीन तक ले आएगा। या फिर बाहुबली में कि पत्नी ने कुछ कहा है और माँ ने गलत कहा है तो वो अपनी माँ से भी क्वेश्चन कर रहा है कि आप गलत थी माँ, आपने गलत कहा है और अपनी पत्नी की इज़्ज़त कर रहा है। मतलब वो स्त्री की इज़्ज़त मतलब वो उसमें अपने आप ही आएगा। अगर वो स्त्री की इज़्ज़त करता है तो अपने आप ही आएगा, नहीं तो वो सोचेगा ही नहीं ये। लिखते वक़्त भी नहीं सोचेगा, करते हुए भी नहीं सोचेगा, नहीं ये सब ऐसे होता है क्या? तो वो जो अनकहा अनसुना है ना, वो आपके अंदर ही होता है तभी वो झलकता है। इसका मतलब है आपको कैमरा वहाँ लगा के देखना है। आप नहीं लिख रहे हो, वो लिखा हुआ है पहले, आप तो सिर्फ़ उसको फिर से उकेर रहे हो। तो वो आप उसका श्रेय आपको नहीं जाता, कहानी को ही जाता है। ऑल्सो जो ग्रेट रामानुजन साहब हैं, वो भी कहते थे जब उनसे कोई पूछता था कि आप कैसे सॉल्व करते हैं? वो कहते थे मैं नहीं करता, मुझसे कोई करवा देता है। सो ये बहुत सच है ये। कई बार आप सोचते रहते हैं कि नहीं आप कैसे-कैसे हो सकता है कि आप ये सोच लें कि एक आदमी का एक्सीडेंट करना है और फिर आपको सीक्वेंस बदलना हो तो बोल रहे हैं कि नहीं यार एक्सीडेंट का सीक्वेंस बहुत डेंजरस होगा, एक्सीडेंट वगैरह, तो कैसे करेंगे? और फिर आपको एक्सीडेंट ऐसे करना है कि महाकाल ने एक्सीडेंट किया है। आपकी बुद्धि इस पे लाने के लिए कि आपने पैसे उठा लिए करोड़ रुपए। आपने मुहिम नहीं देखी कि आप कितने बड़े मुहिम के लीडर हो गए थे। तो महाकाल एक्सीडेंट कैसे करेगा? भगवान मारता थोड़ी है किसी को, वो तो समझाता है। तो फिर एक ट्रक के पीछे आपको दूध के कैंटर के पीछे महाकाल की बड़ी फ़ोटो दिखती है और उस पे ही जाके आपका एक्टर सर पटकता है और नीचे गिरता है। आपको लगता है महाकाल ने समझा दिया, आपको एक्सीडेंट भी नहीं लगता, आपको सज़ा भी नहीं लगती। ये आप कहाँ से कर सकते हैं? आप में इतनी कुव्वत ही नहीं है, कोई ना कोई तो देता है वो। वो नक्षत्र है, वो नक्षत्र दे रहा है। वो आप उसका लौटा ही नहीं पाएँगे कभी, वो अनगिनत है सब कुछ। वो ये ऐसे कि आप किसको देख रहे हैं? आप रच रहे हैं या कोई और इंस्पिरेशन है? या किसी और ने आपको दिया है? कई-कई ऐसी लाइनें मैं आपको बोल दूँ मैं अपनी फ़िल्मों में लिखता तो हूँ, लेकिन जिसने सुनेगी उसको पता चल जाता है कि अरे ये लाइन मैंने कही थी उसको। तो उसने इतनी संजीदगी से वो लाइन सुनी है। इसका मतलब अगर मैंने उसकी लाइन संजीदगी से सुनी है तो मैं उसको बहुत संजीदगी से लेता हूँ। इसका मतलब जब वो बोलता है तो मैं सुनता हूँ। बस यही हम मिस कर जाते हैं। हाँ, सो दे से ना कि टॉक लेस एंड से मोर। Yeah. तो बहुत सारे ऐसे फ़िल्म डायरेक्टर्स हैं जो मानते हैं कि एक अच्छी फ़िल्म के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, जिसके बेसिस पर वो फ़िल्म बनेगी। बट देन देयर आर आल्सो डायरेक्टर्स लाइक मिस्टर राम गोपाल वर्मा जिन्होंने बिना स्क्रिप्ट के सत्या बनाई, who took the higher road of emotions. How do you see this? मुझे लगता है मेरे 2 फ़िल्म मेकर अगर मैं कंटेम्परेरी फ़िल्म मेकर्स में बोलूँ मतलब मेरे कंटेम्परेरी में नहीं मैं जिनको देख के मैं बड़ा हुआ। इसमें 2 ऐसे नाम हैं जिसको आप कभी मिटा ही नहीं पाएँगे। व्हाटएवर मे बी द फेट ऑफ दोज़ डायरेक्टर्स व्हाट आर देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, व्हाट आर देयर पर्सनल ट्रॉमा, आई डोंट ड्वेल इंटो दैट। बट प्रियदर्शन एंड राम गोपाल वर्मा, ये 2 डायरेक्टर हैं अगर आपको फ़िल्म स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं है ना, तो आप टॉरेंट पे जाओ या नेटफ्लिक्स या अमेज़न का सब्सक्रिप्शन ले लो, अगर उन लोगों ने वो फ़िल्में खरीदी हैं तो। हुँ, जिस भी ओटीटी ने खरीदी हैं या यूट्यूब पे। अब मैं आपको 5-5 फ़िल्में दोनों की बोल देता हूँ, 5-5 भी बहुत कम है, आप 2-2 भी देखेंगे तो भी चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कितने बड़े प्रोलिफिक फ़िल्म मेकर्स हुँ, जिसने हर जॉनरा में फ़िल्म हिट करके दिखाई हो। हिट मतलब ऐसे हिट नहीं, कमर्शियल हिट नहीं बोल रहा हूँ। हुँ, जो आप देख के आप भूत देख के आपको डर ना लगे तो आप मेरा नाम बदल दो। हुँ, आप कंपनी, सत्या देखकर आपको भय ना लगने लगे कि कितनी ग काली दुनिया है और आप हिल ना जाओ अंदर तक और उनको आप सामान्य रूप की तरह देख रहे हो कि गोली मारते वक़्त खाना खा रहे हैं और गोली मार रहे हैं माफियाज़, तो आपको पता चलेगा किस अंदर तक जाके उस कीचड़ में हाथ डाल के देखा गया है इसको। हुँ, फिर उसी तरह रोमांस आप अगर रंगीला में देखने जाओ आपको पता चलेगा कि रिक्शा एक लड़का जो ब्लैक कलर की और पैंट और येलो कलर का टैक्सी कलर का शर्ट पहन के आके मिली को प्यार करता है और रंगीला में आप उस प्रेम देखोगे आपको पता चलेगा अरे ये प्रेम तो नेक्स्ट लेवल का प्रेम है। वैसा आपने किसी और दूसरी फ़िल्म में देखा ही नहीं होगा प्रेम, जो मिली उसको करती है और वो उसको करता है। और परफ़ॉर्मेंस भी जो उन्होंने आप फिर सरकार देखो फैमिली जैसी फ़िल्म
मतलब जिसको हम गॉडफ़ादर बोलते हैं, उसका सबसे बेस्ट एडैप्टेशन मुझे लगता है विरासत के बाद मैंने देखा जब, जो प्रियदर्शन जी ने किया और राम गोपाल वर्मा जी ने किया। ऐसा नहीं कभी किसी ने एडैप्टेशन किया होगा। आप उसके जादू से नहीं निकल सकते। बच्चन साहब को आप देख लो उस फ़िल्म में और अभिषेक बच्चन जी को भी देख लो। आपको पता चलेगा ये कौन है डायरेक्टर। इसने हर एक जॉनरा में जब भी कोई फ़िल्म की है, आपको लगता है अरे ये तो कमाल है। फिर आप दौड़ देख लो, चेज़ फ़िल्म चल रही है। वहीं आप हेरा-फेरी देख लो, फिर वहाँ जाके मालामाल देख लो आप। फिर आप वो प्रकाश राज जी के साथ उन्होंने कांजीवरम की थी, वो देख लो आप। विरासत मतलब प्रियदर्शन, राम गोपाल वर्मा आप उनको एनालाइज़ अभी नहीं कर सकते। वो मुझे लगता है किसी और मिट्टी से बने हुए लोग हैं, जो फ़िल्म को लगता है घोल कर खाते-पीते जीते हैं और उन्हें पता होता है वो क्या कर रहे हैं। आत्मसात किया। हाँ, वो एक्चुअली मुझे लगता है वो एक साधना है जो उसके साथ वो जी रहे हैं और फिर एक्सपेरिमेंट कभी फ़ेल होता है, कभी पास होता है। लेकिन आप देख लो ना आप प्रियदर्शन जी अभी अपनी 100वीं फ़िल्म करने जा रहे हैं और 84 89% रेशियो है उनकी फ़िल्मों के हिट होने का। कैसे मुमकिन है? एक स्कूल है अपने आप में वो प्रियदर्शन और राम गोपाल वर्मा। मैं बहुत मानता हूँ उनको, दोनों को ही बहुत मानता हूँ। Sir, sir, they say that simplicity is the hallmark of the genius. How do you imbibe that in your movies? क्योंकि सर सरल को दिखाना बहुत कठिन होता है, सरलता से दिखाना बहुत कठिन होता है। कॉम्प्लेक्स करके, जोड़ के, उसको बहुत कमर्शियलाइज़ करके दिखाना इतना कठिन नहीं है। नहीं, यही मुख्य कारण भी है जो हम 2 ढाई साल से फेस कर रहे हैं ना, कि जिस तरह का सिस्टम हो गया है कि फ़िल्में मुश्किल से 3 या 4 चल रही हैं, उसमें से 2 सीक्वल चल रहे हैं और जिस तरह से बिज़नेस ने भी एक डिप लिया है, 2-3 साल से हमारी हालत बहुत ख़राब है, फ़िल्मों को लेकर जो भी चल रहा है। लेकिन हम एक बार भी ना पास के डायरेक्टर के साथ बात नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ कोई संभाषण नहीं कर रहे हैं। कोई एक गेट टुगेदर नहीं हो रहा जहाँ ये बात कर जैसे पहले राज कपूर साहब, ऋषिदा मतलब ये सब दोस्त हैं, वो फ़िल्में अलग-अलग करते नहीं, ये सब ये दोस्त एक-दूसरे को जानते हैं कि एक-दूसरे की पार्टियों में नज़र आते हैं। एक-दूसरे पे छीटाकशी करते हैं, कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। गोल्डी बहल विजय आनंद को गाइड देखकर राज साहब ने ही कहा था कि तुम जीवन में याद किए जाओगे इस फ़िल्म के लिए। हुँ। जबकि गाइड जैसी फ़िल्म कभी राज कपूर साहब ने नहीं बनाई। प्यासा बनाने के बाद राज साहब ने ही कहा था गुरुजी गुरुदत्त तुमने जो फ़िल्म बनाई है ना मैं नहीं बना पाऊँगा ऐसी फ़िल्म यार। क्योंकि क्या है, हम एक-दूसरे के साथ ना कोई तार ही नहीं जोड़ रहे हैं। दूसरा, जिस सरलता की आप बात कर रहे हैं, ये सरलता उन सबके स्वभाव में थी तभी एक-दूसरे से घुल-मिल जा रहे थे, कि आप वो जेल हो जाते हैं। सरलता तो उसी को कहते हैं ना कि आप कहीं भी बैठते हैं, आप सरल हो गए आप। आप 5 स्टार होटल में भी गए हैं तो भी आप सरल हैं और आप झोपड़ी में बैठ के भी रोटी के साथ सब्ज़ी खा रहे हैं तो भी आप सरल हैं। फ़िल्में जो होती हैं ना वो हर तबके से जाकर जुड़ती हैं। आपका लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो होता है उससे आप जोड़ते हैं आप। तो बाहुबली तो गरीब फ़िल्म नहीं है, लेकिन लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जुड़ा हुआ है उसमें क्योंकि इसका जो थॉट है, पिता के बारे में और बदला लेने का और माँ का इंतज़ार बच्चे के लिए, प्रेयसी के लिए, साम्राज्य ठुकराना मतलब ये सब बेसिक थॉट है, सरल थॉट है। इसको राजामौली आरआरआर में भी या इस फ़िल्म में भी या मक्खी में भी सब जगह बहुत सरलता के साथ पेश करते हैं। वो इतने ग्रिंज वाली फ़िल्म को आप सरल कैसे बोल सकते हो जिसमें 2 लोग उड़ के एक-दूसरे को तीर धनुष से मार रहे हैं। लेकिन उसी सेम टाइम में पुष्पा 2 में या पुष्पा में एक आदमी चप्पल में डांस कर रहा है। ये तो बहुत ही सरल है। ये तो गरीबी तबके का है, जो फाइट भी कर रहा है, जो बात भी कर रहा है, जिससे वो प्रेम भी करता है। मतलब सरलता जो है वो इसके मापदंड से ऊपर है। मतलब कहानी में वो लाना, जब वो सरलता से आएगी तभी ये फ़िल्म भी उठ के खड़ी हो जाएगी। हम ये भूल जा रहे हैं कि जो उसका एसेंस है, उसको छोड़कर बाकी सब कर रहे हैं। हुँ। तो फिर खड़ी कैसे होगी? ये तो बिल्कुल ऐसी बात होगी ना आपको स्टील का डोम खड़ा करना है मंदिर के ऊपर और स्ट्रॉ पे खड़ा करना है, कैसे खड़ा होगा? वो तो धँस जाएगा नीचे। आपको पिलर भी उतने मजबूत चाहिए। तो बेसिक आपने जाना नहीं है। आप मान ही नहीं रहे कि माँ और बच्चे के बीच में प्रेम है। आप मान ही नहीं रहे कि औरत और पुरुष के बीच में एक एक विश्वास और एक रिस्पेक्ट का धागा है। आप मान ही नहीं रहे कि छोटा बच्चा किस तरह दुनिया को देखता है। आपको मालूम है कि 1 दशक बीत गया है, 10 दशक से ज़्यादा हो गया है। हमने कोई बच्चों की फ़िल्म नहीं बनाई है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम एक दिन जाएँगे खेत में और गन्ना काटेंगे। अरे वो बोना होता है पहले। रेस आपका अधिकतर काम जो है, वो बच्चों के लिए है। आप पूछ रहे थे ना बंगाली साहित्य,
वहाँ की सर्वजनी मतलब जो पंडाल होता है उसमें मैगज़ीन छपती है दुर्गा पूजा में, कहानियों की, बच्चे वो पढ़ते हैं। मैंने बचपन में पढ़ी है वो। उसमें बादल सरकार से लेके सारे बड़े प्रोलिफिक राइटर्स उसमें अपने आर्टिकल लिखते हैं, कथा लिखते हैं। जो सबसे बड़ी फ़िल्म आपने ईटी देखी उसकी पहले उससे बहुत पहले कथा एक मैगज़ीन में लिख दी गई है, सत्यजीत रे ने। उसके बाद वो वहाँ 20th सेंचुरी फॉक्स के पास गई और चुरा के उन्होंने बनाई है फ़िल्म, ईटी। ईटी। वो आधार तो वो बच्चों के लिए लिखी गई थी, हुँ। तो जन्म तो उसका वैसे हुआ है। अब अगर बच्चों के लिए अगर आप कुछ नहीं करेंगे, आप मानेंगे ही नहीं, तो एक दिन आप जाएँगे और पेड़ में आम लगे रहेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। आपको बीज तो बोना होगा ना, उसको खाद-पानी देना होगा तभी वो उगेगा, उसमें फल लगेगा। तो अगर आपका बेसिक ही नहीं क्लियर है, तो फिर कैसे होगा? क्यों नहीं प्यार दिख रहा? प्यार है ही नहीं तो प्यार कहाँ से दिखेगा? उनकी फ़िल्मों में प्यार कैसे दिख रहा है? प्यार है इसलिए दिख रहा है। दूसरा ये भी देख लो आप अभी हाल में कंतारा लगी थी और वो बाकी फ़िल्में हमारी फ़िल्में लगी थी। हमारी 4 फ़िल्में लगी हुई थी, उसकी 1 फ़िल्म लगी हुई थी। हमारी 4 फ़िल्मों का जो एटीट्यूड था वो ये था कि प्लीज़, प्लीज़ आ जाओ शुक्रवार को फ़िल्म देखने के लिए और उनका एटीट्यूड था आओ देखने के लिए। वो उतनी शिद्दत के साथ धर्म, शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं। हम तो शंकर जी करने गए तो ऐसे गले पे छाप ये नहीं दिखा सकते आप। मतलब वो मान रहे हैं ये कल्चर है हमारा। हम सभ्यता से टूटे हुए हैं। कल्चर से हमारा कोई नाता ही नहीं है। अब जब कल्चर ही नहीं होगा, संस्कृति ही नहीं होगी, सभ्यता ही नहीं होगी उसमें, वो हम 100 करोड़ पैन इंडिया से कमाकर ऐसे जल्लोष करते हैं। वो एक स्टेट से 320 करोड़ रुपए कमाते हैं। मतलब हम फेल भी नहीं हो रहे हैं। हमको एक ही क्लास में 4-5 साल बैठाना चाहिए फिर। तो हम बहुत कम पे ही संतुष्ट हो जा रहे हैं। ना हम मेहनत करना चाह रहे हैं, ना हम अच्छा लिखना चाह रहे हैं, ना हम जीवन जानना चाह रहे हैं, ना हमको बेसिक्स के बारे में पता है, ना हम धर्म सभ्यता, इमोशन, करुणा इस पे ध्यान दे रहे हैं बेसिक इमोशंस पे और वो उन सब पे ध्यान दे रहे हैं। जो फिर भी ज़रूरी है। हाँ, जो ज़रूरी है जिस पे फ़िल्म खड़ी होगी, तो वो अगर वो ही नहीं होगी तो कैसे होगा? फिर हमारे यहाँ एक दूसरा सो कॉल्ड स्टार सिस्टम भी है, इतना क्रूअल है, वो भी आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो जब फ़िल्म ही नहीं रहेगी तो आप भी नहीं रहोगे, तो बिल्कुल वो वाली बात होगी ना, वो सिख चिल्ली उस पे बैठ के दाल को काट रहा था, वो धाड़ करके नीचे गिर गया, बोला अरे मैं नीचे कैसे गिर गया? भैया आप उसी दाल को काट रहे हैं, हम सब एक ही माला के मणि हैं, ऐसा नहीं है कि एक का किसी का बुरा होगा, तो हम सबका अच्छा होगा। हमारे यहाँ स्थिति ऐसी आ गई है, किसी की फ़िल्म नहीं चलती है तो हम खुश होते हैं, ये बहुत घातक है। किसी की भी फ़िल्म चले हमें 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 सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो बिज़नेस चलेगा उससे। आप इतने सरल हैं नहीं आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, तो फिर बाकी चीज़ें भी कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं। आप साउथ चले जाइए, अभी आपने जाके देखा होगा जिस तरह से उन्होंने पहला वो वाराणसी का जो टीज़र टीज़र सिर्फ़ लुक रिवील करके वहाँ 50,000 जब बहुत इतनी क्राउड है। आपने पहली फ़िल्म में इतनी बड़ी कर दिया और लोग जहाँ मोटरसाइकिल लेके हवा में उड़ा रहे हैं, वो बैल लेके उड़ा रहे हैं, तो कल्चर देख लो ना आप। आई डोंट माइंड उसने वो आरआरआर में भी मोटरसाइकिल उड़ाई है, हुँ। कार जीप उड़ाई है, लेकिन वो कल्चरली सरल है, इसके लिए ये सब सरलता से कर ले रहा है। वो विश्वास कर लेता है 2 लोग उड़ेंगे, पानी में जाके हाथ मिलाएँगे, दोस्ती का गीत गाएँगे। दोस्ती का कोई सीन नहीं है उसमें, लेकिन एक सीक्वेंस से दोस्ती हो जाती है उन दोनों में। दोस्ती इतनी तगड़ी है। फिर उसका भी सीक्वल नहीं आलिया भट्ट और एनटीआर का, लेकिन वो हनुमान और सीता पर लगने लग जाते हैं आपको, कि राम को लेने जा रहा है उसके लिए, क्योंकि कल्चरली वो रामायण ही तो बोल रहा है। आलिया भट्ट रामचरण को लेने आई है और मदद एनटीआर करता है तो वो पिछली बार राम हनुमान की मदद से सीता को लेने आए थे, इस बार सीता हनुमान की मदद से राम को अंग्रेजों से छुड़ाने हैं। वो सब स्ट्रक्चरली कल्चर से ही रिलेटेड है। वो कहीं बाहर नहीं जा रहा। आप देखेंगे ध्यान से कहीं बाहर नहीं जा रहा। उन्होंने उनके उसमें इम्बाइब किया हुआ है तभी ऐसा फ्लरिश हो रहा है और हम अपनी चीज़ कहेंगे ना लोकल को वही इंटरनेशनल है। आपको इंटरनेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। इंटरनेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ लोकल ही काफ़ी लोकल मतलब लोकल इतना सा अंश ही काफ़ी है। वो ज़रा सा डालेंगे जीरावन खाना स्वादिष्ट हो जाएगा। है। दानेन महतां भवति जनः। दान से बड़ा मनुष्य कोई बड़ा दान से बड़ा कोई काम नहीं कर सकता है। कोई अंग देते हैं, कोई धन देते हैं। आपने आपकी सफलता का श्रेय लोगों में बाँटा है। आपने कभी भी उसको खुद तक सीमित नहीं रखा है। हमेशा आपने अपनी पूरी सफलता का श्रेय सब में बाँटा है। सो ये इस बात का
परिचायक है कि आपकी अपब्रिंगिंग कितनी मॉडेस्ट हुई है। मौलिकता से आपका कितना प्रबल रिश्ता है। सो हाउ डू यू गेट दिस इन योर कंडक्ट सो ऑर्गेनिकली येट सो ग्रेसफुली? आई डोंट नो, इसका भी जवाब मेरे पास नहीं है कि आता कहाँ से है। मेरे गुरु हैं, वो बांद्रा में रहते हैं। जब संघर्ष के दिनों में रोज़ रात को फिर अब सवेरे आना है, शूटिंग पे जाना है, वो मेरे को अपने घर में ही रुका लिया करते थे। उनका बेटा था, मैं परिवार का हिस्सा जैसे हो गया ना। उन्होंने कई लोगों को पढ़ाया था, शायद मैं एक में हूँ जो उनके घर पे रुक जाया करता। बाद में वो घर उनका शिफ्ट हुआ तो घर, तो उन्होंने एक दिन चाबी मेरे हाथ में दे दी। आप बांद्रा में लकी रेस्टोरेंट पे थोड़ा आगे आएँगे हिल रोड पे, जहाँ सलमान खान का घर मुश्किल से 7 मिनट की महबूब दूरी पे। स्टूडियोज़ के हाँ, लिए। उस उसी रोड पे। उसी रोड पे कैनरा बैंक के ऊपर एक घर 1 बीएचके का फ्लैट, उसकी चाबी उन्होंने मेरे हाथ में रख दी और मैं वहीं रुक जाया करता हूँ, वहीं जब 4 साल 5 साल मतलब वो मैं हमेशा सोचता था इस शहर में ना आप किसी के घर में रुक नहीं सकते, वो आपको ठहराएगा नहीं। घर की चाबी देना तो बहुत बड़ी बात है। गुरु ने ये बात सिखाई थी मुझको, उन देने के वक़्त उनके चेहरे पे ये शिकन नहीं थी कि तुम कुछ पैसे दोगे क्या? इसकी सफाई का क्या? मतलब उसपे कोई क्रय-विक्रय का कुछ भी नहीं था। गुरु एकदम जैसे अपने पुत्र के लिए करता हो कोई पिता या अपने दोस्त के लिए कोई मित्र करता हो या शिष्य के लिए कुछ करता हो, वो आपको ताज्जुब होगा वो चाबी आज तक मेरे पास है। मुझे उन्होंने ये बताया था कि मेरे पास भी ना कहीं से कुछ चल के आया जो गुरु ने उनके हाथ में दिया। मेरे पास जब वो चल के आया था मेरे गुरु ने मेरे हाथ में दिया, जब मेरे पास चल के आया तो मैं जब तुम्हारे पास आया तो तुम्हारे हाथ में मैंने दे दिया। कल ये तुम किसी और के हाथ में दे देना। अगर ये क्रम टूट जाएगा ना, तब फिर ऊपर वाला बोलेगा कि मैंने शायद गलत आदमी को चुना है सामान देने के लिए। उसी जगह सही व्यक्ति को चुन लेता है वो, कि आप इसके हाथ में देंगे यही वो आगे बढ़ाएगा। कि अगर कोई मुसीबत में हो उसको मालूम है कुछ ऐसा नहीं कि वो ऊपर वाला वो कहते हैं भूखा सुलाता है, वो जगाता नहीं सुलाता नहीं, वो खाना सबका वो बंदोबस्त कर देता है। और सबके कर्म का वलय होता है उसके हिसाब से उसको पता होता है कि मेरी स्थिति क्या है। लेकिन जब किसी ने किसी का हाथ पकड़ना होता है, वो आप नहीं पकड़ रहे होते, वो कह देता है आपको कि अब ये तुमने करना है, ये तुम्हारे ज़िम्मे पे आया है, अब तुम इसको करो। और फिर आपको इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास वो कहीं से चल के आया होता है। तो दान तो बहुत बड़ा शब्द है। आप इस लायक ही नहीं कि आप दान दे सकें, दान सिर्फ़ कर्ण दे सकता है। जिसको पता है कि ये मैं मरूँगा, फिर भी मैं दान दूँगा कवच कुंडल का, वो उसको दानी कह सकते हैं आप। दानवीर वही है। दानवीर वो है जो गांधारी का श्राप भी ले लेगा अपने सर पे, कि भले तेरा पुत्र द्रौपदी का उसने जो भी किया, पांडु ने जो भी किया, लेकिन अगर तू माँ होके श्राप दे रही है तो मैं तेरा श्राप एड़ियाँ रगड़-रगड़ के मरना है, ठीक है मरूँगा माँ तूने श्राप दे दिया। तो ये बहुत ये ऐसे चरित्र हम लोग नहीं, हम बहुत सामान्य हैं। अब ये आता कहाँ से है? तो अगर गुरु ने चूज़ किया आपको, गुरु ने कहा है आपको कि आपको ये करना है, तो आप आँख बंद करके देते हो। मैं बात करने के टाइम गुरु यही कहता है कि लोगों ने मुझको भी बोला कि यार कभी डर नहीं लगा क्या? कि अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? आज आप ऊपर से नीचे तो शीर्ष तक देखोगे तो मुझे कहते हैं कि एकमेव डायरेक्टर हैं जो उधर से पीछे से झोपड़पट्टी से उठ के आए और यहाँ आकर अपना कुछ मार्ग बनाया। बीच में इतने साल काम ना देने के बावजूद भी खड़ा ही रहा, मतलब उसको गिरा ही नहीं पाए। ना असफलता गिरा पाई, ना मायूसी गिरा पाई, ना अपमानित हुआ कितनी बार। किसी ने कुछ कर कोई कर ही नहीं पाया कुछ। तो मैंने बोला मुझे महसूस ही नहीं हुआ कभी। गुरु ने पहले ही कह दिया था कि उसने कहा जब ज्वार-भाटा और ऊपर उठेगा ना तो चप्पू चलाना ही बंद कर देने का। पानी अपने आप सेटल हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है। हाँ, वो पानी अपने आप सेटल हो जाएगा। और फिर वो एक शेर था जो बद्र साहब का है, वसीम साहब का है, तुम मुझे गिराने में लगे रहे, तुमने सोचा ही नहीं। मैं जो गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊँ। जी। तो ये अभी वो कोशिश यही है और कोशिश रहनी भी यही चाहिए कि कम से कम यही एक क्षेत्र है जो आपको आप नियति ने आपके लिए चुना था, तो इसमें जो लेगेसी आप कर जाओगे, अगर किसी एक पर्सन को भी किसी को वो इंस्पायर कर जाएगी और कल को कोई बरेली में बैठा कोई लड़का सोच रहा हो कि हम भी फ़िल्म बना सकते हैं, जैसे बिमल रॉय की फ़िल्म देख के कोई आजाद नगर की झोपड़पट्टी से एक बच्चे ने सोचा कि मैं फ़िल्म बनाऊँगा, हुँ। तो वो भी बहुत हो जाएगा। बिमल दा को कहाँ पता था कि कोई आने वाले टाइम में
किसी घर में एक बच्चा पैदा होगा उसका नाम बिमल राय रखेंगे। तो मुझे लगता है हाल में किसी ने अपने बच्चे का नाम बिमल रखा होगा। जब उनकी खुद की बेटी को पता चला तो उनकी आँख भर आई थी, बोला कि मेरे पापा को कोई इतना प्यार, और हमेशा उनको लगता था कि मेरे पापा को वो ड्यू नहीं दे रहे लोग या देते लोग जो, जिस तरह का उन्होंने सही में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। एक पूरा एक ब्रीड है फ़िल्म मेकर्स की जो मान के चलती है, उनकी फ़िल्मों से इंस्पायर होके आई है। लोगों ने कहा कि जब तुमने अपना बेटे का नाम रखा तो मेरा सारा दुःख दूर हो गया, कि कोई किसी कमरे में एक बच्चा है जिसका नाम विमल है, उसका नाम विमल राय है। क्योंकि जिस डायरेक्टर ने रखा है, वो उनको प्यार करता है। कैसे कह दूँ की थक गया हूँ मैं, ना जाने किस-किस का हौसला हूँ. तुम्हाला हा पॉडकास्ट आवडला का? तुम्हाला हे कसं आवडलं? ॲज अ स्टार तो आपको करिश्मा दिख ही जाता है जब वो पानी से निकलता है बाहर। बहुत कम लोग जानते हैं इस फ़िल्म के बारे में। आपको पता नहीं कैसे पता है, आपकी उम्र ऐसी लगती नहीं। मुझे कंगना रनौत का काम बहुत अच्छा लगता है। चार्ली चैपलिन. दुःख।